हेलो बच्चों, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई की क्लास 12 का सिलेबस। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 का जो पहला हमारा लेसन है और हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बना करके मैंने दिया हुआ, और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला हुआ था कि आपको जैसा कि आपका अपकमिंग एग्जाम होगा सीबीएसई में, तो मैं फिजिक्स के पोर्शन को डील करूंगा बच्चों। और आपको बिल्कुल जैसे ऑफलाइन क्लास होती है उसी तरीके से एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को मैं कवर करते हुए चलूंगा। तो देखा जाए बच्चों, आज जो हमारा वीडियो है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, वहां पे मैंने दिखाया था, आपको सिलेबस भी दिखाया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। जैसे अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो मैं पूरी गारंटी आपको देता हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छा आपको एग्जाम होगा, ठीक है। तो आइए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक क्या होगा और उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे डील करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने ये सिलेबस है, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लास 12 का सिलेबस है उसका जो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब आपको मैं पहले तो बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं भी ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा यूनिट है इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा जाए दो चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। ओके, जिसका नेम क्या है, देखिए नेम इसका ये है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब आपको ये जो चैप्टर है, अब आपको काफी अच्छे से पढ़ना है, काफी लेक्चर्स में अटेंड करने हैं, सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आप ये चीज मान के चलिए कि यहाँ पे जो भी है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमारा लेसन नंबर 1 है। उसमें से बच्चों आज जो मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ये देखिए। तो आपको जो वीडियोस आएगी टॉपिक वाइज मिलेगी, और उसमें हो सकता है कि एक टॉपिक में दो वीडियोस हो, तीन भी हो सकते हैं। ये मैं तब देखूंगा कि जो आपके लिए सुटेबल होगा। एक थ्योरी का होगा प्लस न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें भी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं कराऊंगा, जिससे बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाए। तो देखिए, पहला जो बच्चों टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस। आज हम लोग बेसिक समझेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और अगर चार्ज को सीखने का कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक टॉपिक यहाँ पे और स्टार्ट कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अदरवाइज अगले वीडियो में आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि आज इस फर्स्ट लेसन का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस वो क्या होते हैं और हम उसको कैसे डील करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पे पहला टॉपिक स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सीधे टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भले थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि भाई आपको पता ऑफलाइन क्लासेस आप अटेंड करते हो, 1 घंटे का कम से कम एक लेक्चर होता है। आप बड़े धैर्य के साथ पढ़ते हो, बट वही चीज आपको यहाँ पे करनी, जल्दबाजी या आपको वीडियो काट के आगे बढ़ के कुछ में देख, अगर आपको अपना एक्चुअल नॉलेज इंक्रीज करना है, अब आपको डीप में जाना है, हर चीज सीखनी है, तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको समझाते हुए हो सकता है वीडियो लंबा भी जाएगा, पूरी तरीके से क्लास आप लेकर के इसको समझिएगा। तो बच्चों, पहले मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को समझाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, मैं आपको सीबीएसई में सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करूंगा। एनसीईआरटी आपका एक एक चीज मैं कवर करूंगा, जिससे कि आपको बहुत डेप्थ का नॉलेज आपको अच्छे से हो जाएगा। उसके अलावा फिर आपको रेफरेंस बुक भी मैं देखूंगा, जो भी आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरी होगी, उसके हिसाब से मैं आपको उसको भी चूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली बेस मानेंगे एनसीईआरटी की बुक को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम सीधे समझने से पहले आइए आते हैं कि ये आपको कैसे सीखना है। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे आपको, अगर मैं थोड़ा सा अगर डेली लाइफ से अगर रिलेट कराऊं, तो आपने कभी देखा होगा या कभी फील किया होगा या सुना जरूर होगा। क्या क्या, देखिए मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, उस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपने अपनी लाइफ में कभी देखा होगा कि कई बार, जैसे कि मान लेते हैं सर्दी का टाइम होता है, यानी विंटर का टाइम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, विंटर के टाइम में हम लोग स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है, ताकि सर्दियों से बचने के लिए हम लोग स्वेटर वगैरह यहाँ पे अच्छे से पहन लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब दोपहर का टाइम होता है,
गर्मी लगने लगती है, तो क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि यार मौसम बहुत गर्म हो गया है। तो एक्चुअली हम लोग जब स्वेटर को उतारते हैं, ठीक है, जब स्वेटर को उतारते हैं तो कई बार देखना आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि अंदर से या तो हल्की सी एक आवाज आएगी, स्पार्क टाइप का आपको महसूस होगा, या तो एक स्पार्क टाइप का आपको महसूस होगा, या फिर आपको अंदर से कोई ना कोई एक तरीके से देखा जाए तो एक आवाज आएगी, ठीक है, एक चट चट की इस टाइप की आवाजें आपको सुनने को कभी कभी मिलेगी। मैं ये हर बार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है। तो एक तो देखिए ये हमारे सामने एक फिनोमेना हुआ, इससे आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आया होगा कि ये एक्चुअल में क्यों हो रहा है। अगर बच्चों मैं बात करूँ सेकंड एग्जांपल की, तो सेकंड एग्जांपल में आपने देखा होगा कि जब थंडरिंग होती है, ठीक है, जब कभी कभी बारिश के टाइम पे बिजली देखते हैं आपकी लाइटनिंग होती है, तो वहां पे दिमाग में बात आती है कि भाई लाइटनिंग क्यों हो रही है, लाइटनिंग किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो लाइटनिंग का एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे आसपास होता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो तीसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर बच्चों हम लोग बस में बैठे हुए हैं तो आप जानते हैं कि बस में बैठने से क्या होता है कि हम लोग सीट में तो बैठ जाते हैं, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सामने या अगल बगल की जो पाइप होते हैं दूसरे चेयर के, उसको हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। अचानक से कोई मान लेते हैं दूसरा पैसेंजर आया, तो हम क्या होता है, हमको शिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि बगल में मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा खिसकने के लिए। तो उसके बाद क्या आता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आप बस की किसी भी रॉड को पकड़े हुए अगर आप शिफ्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा फीलिंग आता है कि फिर से आपको हल्का सा एक इलेक्ट्रिक शॉक मान सकते हैं, या फिर आपको एक स्पार्क वगैरह जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे डेली लाइफ में हमारे एग्जांपल्स हैं जो उसको हम यहाँ पे देखते हैं अपने रोजाना जीवन में। और बहुत से लोगों ने ये भी देखा होगा, फील किया होगा कि अगर आप कभी भी प्लास्टिक की चेयर में यहाँ पे अगर बैठ जाएं, तो प्लास्टिक की चेयर में बैठने के बाद या अचानक से अगर आप उठते हैं, या पीछे से अगर कोई आपको किसी तरीके का अगर वो प्रेस करता है, तो उसको भी क्या होता है, फिर उसी तरीके से चार्जेस की एक आवाज आती है, स्पार्क जनरेट कभी कभी दिखाई देता है। तो ऐसे में ये सारे हमारे लाइफ में होने वाले फिनोमिना है, ठीक है। और ये आज से नहीं बच्चों हो रहे हैं, ये बहुत पुराने टाइमों से हो रहे हैं, आज से देखा है बहुत सालों पहले से ये चले आ रहे हैं। तो यही चीज जो आज हम लोगों को सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है, नॉलेज हो चुका है, बट पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। बट ये जो फिनोमिना होते हैं ना, ये आज से नहीं बहुत पुराने हैं। जैसे लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, राइट, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो चीजें पहले से होती आ रही, तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया कि भाई ये ऐसा चीजें हो क्यों रही हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इन चीजों के बाद कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, इसके बारे में अपना नॉलेज दिखाना शुरू किया, सोचना शुरू किया। तो उनमें से सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ पे जो देखा जाए कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया वो आपको याद रखना है कि एक साइंटिस्ट है ग्रीस के, जिनका नाम है थेल्स, ठीक है। जो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो ये आप सीधे चार्जेस के ऊपर भी हम डायरेक्टली नहीं आएंगे। ये जो फिनोमिना हुआ, इसमें देखा जाए तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट है, उनका नाम है थेल्स, ठीक है। और उन्होंने कब दिया, इन्होंने 600 बीसी के आसपास इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। अब ये जो साइंटिस्ट थे कहाँ के थे, तो आपको याद रखना है कि ग्रीस के साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये ग्रीस, यानी कि इसको कह सकते हैं ग्रीस के साइंटिस्ट है। और ग्रीस में कहाँ पे, तो मिलेटस, ठीक है। मिलेटस एक प्लेस है, मिलेटस के यहाँ पे रहने वाले साइंटिस्ट थे थेल्स। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को बताया। अब क्या बताया इन्होंने, किस तरीके का इन्होंने फिनोमिना किया, किस तरीके का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने बच्चों एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि अगर हम किसी तरीके से कोई सिल्क का कपड़ा, जैसे आप जानते हैं सिल्क के बहुत सारे क्लॉथ होते हैं, तो सिल्क का क्लॉथ ले लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं वूल, ठीक है, ऊन आप ले लीजिए, वूल। तो आपको ये लेना है सिल्क और वूल, इनमें से कोई एक आप चूज कर लो। और इसको क्या करो, दूसरा आपको लेना है एम्बर, ठीक है। आपको एम्बर लेना है, और एम्बर को इसके साथ क्या करना है, रब करना है। ये चीज ध्यान देना बच्चों, ये रब करना आपको जरूरी है, ठीक है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, सिल्क और एम्बर को, या फिर वूल और एम्बर को रब करेंगे, रगड़ेंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि एम्बर में एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिससे कि छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि पेपर के टुकड़े को हो जाएगा, या फिर आप देख सकते हैं कि जो भूसा होता है, ठीक है, जिसे आपने देखा होगा बुरादा टाइप का होता है, वो उस छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को प्लस भूसे के टुकड़ों को क्या करता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये चीजें भाई क्योंकि डेली लाइफ में होता है, तो इन्होंने ऐसा फील किया कि सिल्क और वो वूल को अगर हम एम्बर के साथ रब करते हैं, तो वो क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। अब इससे इनको ये नहीं पता कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, बट ये जरूर है, इन्होंने देखा कि अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी
जनरेट जरूर हुई है। अब दिमाग में बात आती है एम्बर क्या चीज़ है, ठीक है। नाम आपने सुना होगा एनसीईआरटी में, एम्बर क्या चीज़ है। तो आइए मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूँ कि एम्बर को हम क्या कैसे यहाँ पे समझेंगे। देखिए बच्चों, ये आपके सामने मैंने एक पिक्चर जो शो किया हुआ है, ये एक एम्बर है, ठीक है। एम्बर क्या होता है एक्चुअली, आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, इनसे गोंद टिक्की टाइप का, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट, आप कह सकते हैं फ्रूट मान लो, फल मान लो, ठीक है, गोंद टाइप का निकलता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये भी एक मटेरियल है जिसको उन्होंने क्या किया, वूल के साथ में या फिर आप कह सकते हैं कि सिल्क के क्लॉथ के साथ में यहाँ पर रब किया, और रब करने से इन्होंने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने का एक तरीके से क्या हो रहा है, एक फिनोमिना आ गया। तो जब इन्होंने पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो उसके बाद तो देखा जाए, आपको पता है कोई चीज पहली बार होती है तो उसको देखते देखते फिर बहुत सी चीजें उसी तरीके से होने लगती हैं। इन्होंने जब देखा कि पहली बार इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तब उसके बाद बहुत से इसी तरीके के ग्रुप बनाए गए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप फिर से सिल्क को ले लो, सिल्क या फिर वूल को अगर आप ले लो, इस बार आप अगर एम्बर को नहीं ले रहे हैं तो एम्बर को हटा करके आपने क्या करना है, आप इसको मान लीजिए कि गिलास की रॉड आप ले लो, ठीक है, गिलास की रॉड यहाँ पे लिया, और गिलास के रॉड को यहाँ पे क्या किया, रब किया। तो गिलास की बच्चों रॉड को अगर रब करेंगे, तो रब करने के बाद फिर जब इस गिलास के रॉड को अगर हम किसी तरीके से फिर से पेपर के पास हम लेके आएंगे, या किसी छोटे छोटे भूसे के तिनके के पास लेके आएंगे, बच्चों फिर से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये उसी तरीके से चीजों को अपनी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एक तो ये आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप बना। उसी तरीके से अगर हम फिर से बात करें कि आपको अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा कि आप यहाँ पे तीसरा एग्जांपल ये ले लो कि सिल्क अगर हमने लिया, और सिल्क से इस बार हमने ग्लास की रॉड को रब ना करके प्लास्टिक की जो रॉड को यहाँ पे रब मैंने किया, ठीक है। अगर हम लोग प्लास्टिक की यहाँ पे रॉड को रब करते हैं, तो भी यहाँ पे वही सेम चीज हुआ कि प्लास्टिक की जो रॉड है उसमें क्या होगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी आएगी कि यहाँ पे भी चीजों को क्या करेगा, ये अपनी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी में एक नंबर ये भी आता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि थेल्स के एक्सपेरिमेंट के बाद, कॉन्सेप्ट देने के बाद, बहुत से ऐसे कैसे ग्रुप यहाँ पे बन चुके थे, जिनको अगर हम आपस में रब करेंगे तो उनके अंदर भी क्या होगा, उसी तरीके की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी, जिससे वो चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। बट बच्चों इसके अलावा एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है, यहाँ पे रब करने से क्या हुआ, वो छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे आपको मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया कि जैसे यहाँ पे देखा, रब मैंने किया किसको किसको, देखिए गिलास को मैंने किससे रब किया था, मैंने सिल्क के कपड़े से रब किया था या वूल से। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई, उसी तरीके से प्लास्टिक को और सिल्क को मैंने रब किया, उससे भी देखिए वही प्रॉपर्टी जनरेट हुई। तो बच्चे हुआ क्या, लेकिन अगर हम किसी तरीके से गिलास को और प्लास्टिक को एक दूसरे के पास पास अगर हम लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, ये आपको ध्यान से समझना है। उसी तरीके से मान लो अगर हम यहाँ पे पहले किसी सिल्क को, पहले हम क्या करेंगे, किसी सिल्क को हम लोगों ने क्या किया, गिलास के साथ रब किया, और दूसरे मान लेते हैं सिल्क का एक मैंने और दूसरा यहाँ पे पीस लिया, उसको मैंने प्लास्टिक के साथ रब किया। फिर दोनों सिल्क को अगर हम पास पास लेके आते हैं, तो इनमें भी क्या हुआ बच्चों, अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया। जबकि पहले बिना रब करने से पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अगर विदाउट रबिंग अगर हम यहाँ पे सिल्क को एक दूसरे के पास लाएंगे, तो ना तो कोई अट्रैक्शन ना ही कोई रिपल्सन, बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कि एक सिल्क के कपड़े को ग्लास के साथ रब किया, और दूसरे सिल्क के कपड़े को मैंने प्लास्टिक के रॉड के साथ रब किया, उसके बाद जब हम दोनों को आपस में लेके आ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। तो ये सारे ऐसे फिनोमेना हो रहे थे, तो किसी न किसी तरफ इशारा कर रहे थे कि हाँ कुछ तो इनमें ऐसा हो रहा है कि जिससे क्या हो रहा है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं डिस्चार्जिंग की प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझना है। अब बात आती है ऐसा क्या इनके अंदर ऐसी खासियत है कि जो ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट आया कि इसका मतलब ये हुआ है कि कोई ना कोई तरीका से अगर हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं, उससे क्या हो रहा है कि कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है, या तो कुछ ट्रांसफर कर रहा है, या तो क्या कर रहा है बच्चों, कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट सबके समझ में आया कि क्योंकि बिना रब किए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन रब करने से ऐसा क्या हो रहा है कि इस तरीके की प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले आपको चीजों को माइंड में बैठाना है कि ऐसा करने से क्या हुआ कि कंफर्म है, या तो दो चीजों के बीच में या तो आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या तो कुछ उसने एमिट किया या तो कुछ एक्सेप्ट किया।
तो यहाँ पे सबसे पहले बात आ रही कि क्या नाम लिया जाए जिससे कि हम ये कह सकें कि एमिट हो रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसका नाम क्या किया, रखा गया पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस, यानी कि देखा जाए इनका नाम रखा गया चार्जेस। ठीक है, अब चार्जेस नाम रखा गया। अब ये दो तरीके के यहाँ पे नाम रखे गए, एक रखा गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक का नाम रखा गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम रखा गया नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई दोनों में अपोजिट नेचर की प्रॉपर्टी आई हुई है। ठीक है, दोनों में अपोजिट नेचर की प्रॉपर्टी आई हुई है कि कभी कभी दो चीजों को हम देखते हैं कि आपस में पास पास लाने से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, कभी कभी रिपल्सन भी हो रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो बॉडी में अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टी जनरेट हो गई है। इस वजह से इसको यहाँ पे क्या कहा गया, चार्ज कहा गया। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात आती है इसका नाम रखा किसने। देखिए, इसका नाम बच्चों जो सबसे पहले रखने वाला साइंटिस्ट है उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ कि भाई जो भी नाम रखा है किसने रखा है, तो आप लिखेंगे बेंजामिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो आपको ये बताना है कि अमेरिका के ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी यहाँ पे देखा कि दो बॉडी के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, इसी वजह से रब करने के बाद ये प्रॉपर्टी जनरेट होती है। इन्होंने चार्ज रखा और उसके दो नाम रखे कि दो कैटेगरी के होते हैं, पॉजिटिव नेचर और निगेटिव नेचर, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बच्चों। ठीक है, तो ये खाली नाम इन्होंने खाली दिया है, इसलिए इनका नाम फेमस है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम दिया है। अब एक चीज और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पता चल गया कि दो बॉडी, सपोज ये पहली कोई बॉडी है और ये कोई सेकंड बच्चों बॉडी है, तो आपस में जब रब करते हैं तो क्या होता है कि दूसरे पे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो मैंने क्या बोला कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है एक में पॉजिटिव नेचर आ गया, एक में क्या आ गया बच्चों, एक नेगेटिव नेचर आ गया। तो इस तरीके से ये कहा गया कि भाई एक में पॉजिटिव चार्ज हमारे जनरेट हो जाते हैं एक बॉडी में, और एक बॉडी में क्या हुआ, एक में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है कि जब दोनों को रब करते हैं तब तक तो यहाँ पे दोनों में अपोजिट चार्जेस हमारे जनरेट होते हैं। लेकिन अगर हम किसी तरीके से दोनों को कुछ देर के लिए वापस से क्या करें, कांटेक्ट में ला करके रखते हैं। ठीक है, इनको अब रब नहीं करना है, बस एक दूसरे के कांटेक्ट में ला करके रख देंगे। तो ये पाया गया कि जो भी इनके अंदर चार्जेस यहाँ जनरेट हुए थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए, वो खत्म हो गए। ये देखिए, मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में ला करके रखा, तो इनमें जो भी था चार्जेस पूरे खत्म, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इससे ये कहा गया कि भाई अगर रब करते हैं तो दोनों में प्रॉपर्टी डेवलप होती है, चार्ज आ जाते हैं दोनों में अलग अलग नेचर के। बट अगर दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। और उसके बाद अब अगर मैं अलग करके इसको वापस से पेपर के टुकड़े के पास लेके जाऊंगा तो इसको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। इससे ये बात निकल के देखिए सामने आई कि हाँ, हमारे चार्जेस जो भी नाम रखा गया, चार्जेस बच्चों दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये तो था आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि आपको यह समझना है एनसीईआरटी के हिसाब से या जैसे भी साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे फील किया, देखा, समझा। उसके बाद अब आते हैं थोड़ा मॉडर्न थ्योरी के पास कि ऐसा हो क्या रहा है एक्चुअल में। आपको मैं थोड़ा सा जो अब यहाँ पे साइंटिफिक चीज समझाता हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको सीखना है कि अगर दो को रब करते हैं तो उससे क्या होता है क्या एक्चुअल में। आइए देखते हैं बच्चों, अब हमको सीखना है इसका रीजन क्या है। देखिए, अब हमको सबसे पहले रीजन यहाँ पे जानना है कि ऐसा एक्चुअल में होता क्या है रब करने से जिससे कि उनमें अपोजिट नेचर डेवलप हो जाता है। अब आपको पता है कि पहले बहुत पुराना ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, थेल्स ने जो भी फील किया उसके बाद आया। अब आपको पता है मॉडर्न थ्योरी जब से आई है तो आपको पूरा कहीं ना कहीं एटम का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैं बॉडी ले रहा हूँ सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं मैटर होता है। ठीक है, वो हमारे मैटर का फॉर्मेट होता है और आप जानते हैं कि मैटर हमारे किससे मिलके बने होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं और मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, आपके अलग अलग एटम से मिलके बने होते हैं। तो स्पेशली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी का भी एक रैंडम सा मैं कोई एटम लेता हूँ और उसके स्ट्रक्चर को बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं एटम में क्या होता है कि एटम हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि देखा जाए सब हमारे न्यूट्रल होते हैं, एटम भी हमारा न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल भी हमारा न्यूट्रल होता है, और उस तरीके से जो मैटर होता है वो भी जो न्यूट्रल होता है। बट अगर मैं एटम की बात करूँ तो एटम न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं होते, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी चार्जेस हैं वो सेम है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस होता है। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं तो सबको पता है कि जितना भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सबसे सेंट्रल पार्ट में आपको मिलेगा।
तो ये मान लेते हैं उसका सेंटर पार्ट है, और स्पेशली आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन यहाँ पे हम उसका यहाँ पे नाम देंगे, इसका नाम किसने दिया, गोल्डस्टीन ने इसका नाम रखा था प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन हम मान लेते हैं, उसके अलावा एक पार्टिकल और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पे बोलते हैं। तो ये तो आपको पता है न्यूट्रॉन हमारा एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसकी इन्वेंशन किसने किया, चैडविक ने। तो ये जो प्रोटॉन हमारा होता है ये तो पूरा कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्जेस को ये सेंट्रल पार्ट में लेके बैठा रहेगा, पर जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हुआ, तो आप जानते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट में हमारे निगेटिव चार्ज होते हैं, किसके फॉर्म में बच्चों, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो आप ये मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए। तो मैंने अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक दो में ऑर्बिट देखिए बना देता हूँ कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का किसने नाम रखा, जे जे थॉमसन ने। ठीक है, तो यहाँ पे जब मॉडर्न थ्योरी आ चुकी है तो अब आपको हर एक पार्टिकल के नाम भी पता है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या किया फ्रैंकलिन ने, खाली नाम दिए गए चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बट अब तो सब कुछ आपको पता है। तो जो ये किसी एक एटम का मान लेते स्ट्रक्चर है, अब जैसा ये मैटर का स्ट्रक्चर होगा सिमिलरली आप उसी तरीके से दूसरा मान सकते हैं कि जो कोई दूसरा मैटर होगा उसका भी एक क्या होगा, एक यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, और उसके बाद उसके अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर क्या होंगे बच्चों, बाहर उसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो क्या होता है एक्चुअल में, जब तक हम दो मैटर को अलग अलग रखते हैं तो किसी भी तरीके का कोई रब नहीं करते हैं, तो बिल्कुल भी हमारे चार्जेस ट्रांसफर नहीं होते हैं। बट अगर हम मान लेते हैं इन दोनों को मैंने रब किया, है ना, इन दोनों को मैंने रब किया बच्चों, तो उससे क्या हुआ, जो बाहर के आउटर मोस्ट के चार्जेस है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होता है, इनमें आपस में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी अगर बढ़ती है तो ये देखा जाता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, भाई जिसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी वो क्या करेगा, वो अपने ऑर्बिट को लीव कर देगा, और जिसकी एनर्जी कम बढ़ेगी वो अपने ऑर्बिट को समय लीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे मैटर में चले गए, ठीक है, मान लो वो यहाँ से यहाँ आ गए, है ना, किसी दूसरे वाले में चले गए, तो उससे क्या होता है बच्चों, एक में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गए, यानी कि लेस हो गए, और दूसरे में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी कि मोर हो गए। तो उससे क्या फर्क होता है कि जैसे जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, डेफिनेटली बात है पहले हमारे दोनों न्यूट्रल थे, तो इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या होगा, ये पॉजिटिव नेचर का बन जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन और उसने एक्सेप्ट किया वो कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिव नेचर का बन जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि इसी वजह से एक बॉडी कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और दूसरी बॉडी बच्चों क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और एक बार ये चार्ज इन पे आ गया रब करने के बाद, उसके बाद क्या होते हैं कि चार्ज की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कब तक, जब तक कि इनके अंदर चार्ज होगा, जैसे इनके अंदर का चार्ज खत्म हो जाएगा ये भी क्या होंगे, उन चीजों को अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। तो ये है बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से कि चार्ज का कैसे शुरुआत हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉडर्न थ्योरी किसी को पता नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, रब करके एक आइडिया लगाया, नाम रखा, सारी बातें। मॉडर्न थ्योरी आने के बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि हाँ एक्चुअल में चार्ज क्या है। अब आपको मैं डेफिनेशन प्रॉपर बता देता हूँ जिसको आपको एग्जाम में देखिए लिखना होगा। अब आइए इसके बाद बच्चों हम लोग को जो चार्ज है हम लोगों ने समझ लिया है दोनों तरीके से, मॉडर्न थ्योरी के पर्पज से भी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और जो उसके पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको समझाया। अब आइए बात करते हैं हमें एग्जाम में लिखना क्या है। देखिए एग्जाम में देखिए डेफिनेशन क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन। ये भी मैं आपको बता दूं, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मेरा जो चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये चीज आपको डेफिनेशन बना करके लिखनी है ना। आगे लिख भी सकते हैं एक चीज और कि डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अब क्या कंडीशन है मैं आपको बताऊंगा, देखिए बट इन सभी चीजों के पीछे किसका रोल है, वो रोल है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड आगे मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा आपको एक तरीके से, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। तो सबके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का। इसलिए आज का जो क्लास है पहला लेक्चर है, पहला क्लास है, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाना है कि क्या है, किसने नाम दिया, किस तरीके से चीजें, सब चीजें। तो अब जो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। अब बात आती है छोटी छोटी चीजें आपको जो एग्जाम में लिखनी है वो आपको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले बात आता है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को बार बार पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे कि इसका कोई सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। बिल्कुल सही बात है कि इसका हम एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और वो सिंबल आपको क्यू से डिनोट करना है। ये क्यू कैपिटल में ले सकते हैं, या कभी कभी आप इसको स्मॉल क्यू भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो आगे से हम क्या करेंगे, जो भी चार्ज के बारे में हम आपसे बात करेंगे या लिखेंगे वो आप कहीं ना कहीं क्यू को लेकर के लिखेंगे, क्यू या फिर स्मॉल क्यू।
उसके बाद अगर बात आती है कि आप जब भी चार्ज लेंगे तो ये कैसे क्वांटिटी है भाई, है ना। चार्ज जैसे आपको मैंने कुछ वैल्यू दिया तो ये क्वांटिटी किस टाइप की है, तो आपको याद रखना है कि बच्चों ये क्वांटिटी जो होगी ये स्केलर होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है मास हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसी तरीके से चार्ज भी हमारा स्केलर होता है, बस ये मास से थोड़ा डिफरेंट है। देखिए मास क्या होता है, एक्चुअली ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि जो ये हमारा चार्ज है तो आपको पता चल चुका है कि दो टाइप का होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका यूनिट क्या होगा, भाई जब भी आप इसका अमाउंट लेंगे, इसे मास का तो केजी होता है एसआई सिस्टम में, तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है बच्चों, वो होता है क्या, इसका है कूलॉम। आप इसको कूलॉम के नाम से इसका यूनिट याद रखिए, और इसका शॉर्ट फॉर्म है सी। आप इसको सी करके यहाँ पे डिनोट करा सकते हैं। तो ये एसआई यूनिट बच्चों हो गया। अब इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इसका सीजीएस यूनिट भी आपको याद रखना है। ये सारा सिस्टम मैं 11th क्लास में जो बैच है उसमें आपको मैं सिखाऊंगा, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए सीजीएस सिस्टम क्या है, ये छोटा सिस्टम एसआई सिस्टम से, तो इसमें भी कई बार हम अगर वैल्यू दी गई है तो उसको हम याद करना हमको आना चाहिए। इसमें हमको याद रखना है कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टैट कूलॉम, STAT, स्टैट कूलॉम। तो ये हमारा हो गया एस सॉरी सीजीएस सिस्टम में इसका हमारा यूनिट हो गया स्टैट कूलॉम। ओके, तो ये आपको ये हो गया। और इसके अलावा स्टैट कूलॉम के बाद आपको दोनों में रिलेशन भी पता होना चाहिए, कि कई बार ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक कूलॉम में हमारे कितने स्टैट कूलॉम होते हैं। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि एक कूलॉम इक्वल टू आपको होता है 3 × 10⁻⁹ बच्चों। ठीक है, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलॉम होता है। तो कभी भी अगर आपको स्टैट कूलॉम में बाई चांस कोई क्वेश्चन दे दिया है तो आप उसको सीधे उसको कूलॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो रिलेशन है वो इस तरीके का है। अगर ज्यादा डीप में जाएंगे तो एक चीज इसका एक होता है, और हमारा एक अदर यूनिट होता है, इसको होता है एब कूलॉम। ठीक है, एक अदर भी होता है एब कूलॉम, ये थोड़ा बड़ा यूनिट होता है इन दोनों से। तो ये भी कई बार अगर आपको यूज करने को दिखेगा तो कंपटीशन के हिसाब से इसको कभी याद है तो याद रखिए, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा हमारे कूलॉम से और स्टैट कूलॉम से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक एब कूलॉम क्या है, वो है 10 कूलॉम के बराबर। यानी वन जो एब कूलॉम होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो तुम्हारे 10 कूलॉम के बराबर होता है। यानी कि हमारा एब कूलॉम भी इससे बड़ा एक यूनिट होता है। तो ये हो गया तुम्हारा कि हाँ हमें एग्जाम में क्या क्या लिखना है, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद सिंबल हो गया, क्वांटिटी हो गया, एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया, और रिलेशन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशंस की, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक क्वांटिटी का एक डायमेंशन भी होता है, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में हमको उसको पूछा भी जाता है कई बार। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, देखिए इसके फॉर्मूले को आगे मैं पढ़ाऊंगा जब आपको इलेक्ट्रिक करंट बताऊंगा। अब याद रखिए कि इसका जो डायमेंशन होता है T × A, या AT कह सकते हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए कि T × A, T फॉर टाइम, A फॉर करंट, या फिर एम्पियर। तो ये हमारा हो जाएगा। और कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AT के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, IT जो भी आप कह सकते हैं। बस A क्या है, करंट को शो कर रहा है एम्पियर, और T क्या है, टाइम को शो कर रहा है। तो ये जो बेसिक मैंने सिखाया ना, ये एक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। इतना चीजें आपको लिखना आना चाहिए। अब यहाँ इतना होने के बाद आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस लेक्चर में। और अब तक हम लोग को पता चल चुका है कि चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसको हमने आपको मॉडर्न थ्योरी से भी सिखा दिया है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सपोज ये हम लोगों ने जो बॉडी लिया था, सपोज पहली कोई बॉडी है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेकंड कोई बॉडी ले लिया है, ये आपकी दूसरी कोई बॉडी आ गई है। तो क्योंकि दोनों को रब करने से क्या हुआ, चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली मैंने क्या बताया, रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन या तो एमिट होते हैं या तो एक्सेप्ट होते हैं। इससे क्या हुआ, एक बॉडी मेरी पॉजिटिव आ गई थी तो इसको मैंने प्लस दिखाया, या तो ओवरऑल जितने बच्चों प्लस के यहाँ पे चार्ज आए हैं या इलेक्ट्रॉन देखा जाए जाने से, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पॉजिटिव बचा, इसको हम पूरे एक साथ ले लेते हैं, तो इसको हम प्लस क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी प्लस क्यू क्या है, पूरी बॉडी के सारे पॉजिटिव चार्जेस को हम आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, हमारे प्लस क्यू के नाम से डिनोट करेंगे। जबकि अब जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए थे तो ये क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की चीजें ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ गए, तो इसको हम ये मानेंगे कि जितने भी आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचे हैं, सबको अगर आप ऐड कर लेंगे तो इसको माइनस क्यू से शो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखें कि ये हम आपको बता रहे हैं कि दो तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। एक सर्कल आप दिखाएंगे कि हाँ सर्कल का मतलब है कोई बॉडी हम यहाँ शो कर रहे हैं, और बॉडी के अंदर हमने अगर पॉजिटिव दिखाया है प्लस क्यू, तो ये माना जाएगा कि बॉडी कैसी है बच्चा, ये हमारी बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब इसकी एक चीज खासियत और है कि आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज हमारे हैं,
इनमें क्या होता है, आगे हम जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे आपको वो भी सिखाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, जब चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे उनका हम यहाँ पे साइन यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि प्लस जो चार्ज है क्यू, आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है, इसको लीव करके गया है, इस वजह से हमारा क्या है, प्लस के नेचर का है। तो आप इसके चारों तरफ इस तरीके से लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से जानते हैं। इनको कहा जाता है कि हाँ ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। बट अभी आप यहाँ पे सिंबल बना लो कि प्लस की बॉडी कब मानी जाएगी, जब उससे इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल गया। इस वजह से जब भी हम किसी बॉडी को प्लस क्यू से दिखाएंगे, दैट मीन्स का मतलब ये है कि उस पर हम लाइंस को बाहर आउटसाइड में दिखाएंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई बॉडी है, मैंने यहाँ पे बॉडी बनाया, ये मैंने कहा कि इस पे इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, मतलब ये बॉडी कैसी हो गई, ये निगेटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पे माइनस क्यू लगा दीजिए, और उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स आपको एरो ना इनसाइड दिखा देने हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आपने एरोज को इनसाइड दिखाना है। तो अगर कभी अकेले इंडिविजुअल आपको चार्ट दिखाना पड़े शो करना पड़े, तो आप इसको वन बाय वन करके जैसे मैंने दिखाया आप इसको ऐसे दिखा देंगे। यहाँ जो भी पॉजिटिव हमारी बॉडी होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन को एमिट किया गया है। जो दूसरा वाला है वहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए वहाँ पे हम माइनस क्यू को यहाँ पे दिखाएंगे, है ना। अगर कभी अगर ऐसा है कि दोनों बॉडी को हम आपस में काफी क्लोज ले आते हैं, पास पास ले आते हैं, तो क्या होगा देखिए। अब मान लेते हैं कि वही जो बॉडीज हैं दोनों ऑलरेडी चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, दोनों को यहाँ पे पास पास मैं लेके आ रहा हूँ बच्चों। तो उससे क्या होगा देखिए, अब क्या है, बॉडी को जो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे आपको पता है कि चार्ज एक में मैंने प्लस का क्यू दिया हुआ है, एक मैंने माइनस का क्यू दिया है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पता है कि जो प्लस का क्यू है उससे आपको लाइंस एरो बाहर निकालिए, तो इस तरीके से आप बाहर दिखा सकते हैं। लेकिन क्योंकि दूसरे साइड में इसके क्या है कि दूसरा चार्ज अपोजिट नेचर का है, तो इससे क्या होगा कि आप इसको डायरेक्टली ये मान लेते हैं कि प्लस से लाइन निकल के सीधे माइनस को दिखा सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि प्लस ने क्या करना है, लाइन को बाहर निकालना है, और माइनस को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। आप दिखा सकते हैं। अब माइनस में देखिए, इधर से आप दिखा दीजिए, ये इसने एक्सेप्ट किया है, इधर से इसने क्या किया है, लाइन को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन को इधर से भी कर सकते हैं। बट आपको उसके अलावा क्या करना है, यहाँ से सपोज जिसने प्लस क्यू वाले ने लाइन को निकाला होगा और माइनस ने इसको अटैच कर लिया, तो ये थोड़ा सा कर्व शेप आप दिखाएंगे बीच में। अभी कर्व क्यों है, देखिए कर्व इसका मतलब ये है कि जो भी प्लस क्यू यहाँ से चार्ज वाले ने इलेक्ट्रॉन को एमिट किया होगा, तो उसने माइनस क्यू वाले ने उसको क्या किया होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होगा डायरेक्टली। इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में हमें थोड़ा सा कर्व शेप दिखा देना है, और बाकी आपका एकदम राइट है। अब उसी तरीके से मान लेते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि मैंने दो बॉडी को रब किया, तो दोनों में तो अपोजिट यहाँ पे नेचर आता है। बट मैं कोई दो बॉडी ऐसी ले लेता हूँ बच्चों जिसमें सेम चार्जेस हैं, मतलब या तो मान लेते हैं प्लस प्लस का चार्ज है, या तो दोनों में माइनस माइनस का चार्ज है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया, ये बॉडी क्या है, निगेटिवली चार्ज है। दूसरी मैंने बॉडी लिया, ये भी क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये देखिए, एरो यहाँ से अंदर की तरफ आएगा, यहाँ से भी अंदर की तरफ आप दिखा दीजिए, यहाँ से भी अंदर की तरफ दिखा दीजिए। उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम दिखा रहे हैं एरो को इनसाइड की तरफ, यहाँ पे हम इनसाइड की तरफ दिखा रहे हैं, और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड की तरफ दिखा रहे हैं। बट मान लेते हैं और जो बाहर से लाइंस आ रही होंगी, वो आपको थोड़ा सा यहाँ से कर्व दिखा देनी है ऐसे, और यहाँ से लाइन ऐसे कर्व दिखा देनी है। ठीक है, क्योंकि जो लाइन इसके सीधा ऐसे आ रही होगी, है ना, वो आपस में रिपेल हो गई होगी, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दिखा देना है। इधर से भी आप दिखा दीजिए, नीचे से भी, कि जो भी लाइंस आ रही है हल्का सा इसकी तरफ एरो बेंड कर दीजिए, ऐसे यहाँ भी एरो बेंड कर दीजिए। अगर एक हाथ और दिखाना है तो आप ऐसे और दिखा दीजिए। तो ये शो कर रहा है कि जो भाई लाइंस है इनके बीच में, वो एक दूसरे के एंटी वाली है, एक दूसरे के पास ना के एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल कर देंगी। ठीक है, तो रिपेल करने से क्या होगा, हमारा जो भी है लाइंस वो इस तरीके से बन जाएंगी। तो यहाँ पे डायग्राम भी आपको देखिए बनाना आना चाहिए कि अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो उनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन होता है, तो एरोज आपको एक दूसरे के आसपास दिखाई देंगे, एक से दूसरे में जाते हुए दिखाई देंगे। अगर दो बॉडी सेम चार्जेस की हैं तो उनमें कहीं ना कहीं अपोजिट नेचर का दिखाई देगा। तो ये बच्चों हो गया कि हाँ, चार्ज जो हमने देखा सीखा वो कितने कैटेगरी के होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज होते हैं। और उसके बाद मैंने इनका डायग्राम भी आपको सिखाया कि देखिए डायग्राम जब भी आगे बनाएंगे तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार आप एरोज दिखाइए, जब आपसे कहा जाए एग्जाम में बनाने को कहा जाए तब जा करके आप इसको बनाइएगा। ठीक है, और जब तक नहीं कहा जाएगा तो बस आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये मान के चलना है कि हमने बस यहाँ पे एक छोटा सा तो डॉट बना दीजिए, या तो छोटा सा सर्कल बना दीजिए, वहां पे कहीं पे प्लस का क्यू यहाँ पे रख दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो छोटी सी बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज है। और इसी तरीके से आप कहीं पे एक छोटा सा डॉट बनाइए,
और इसको यहाँ पे माइनस का क्यू ऊपर लिख दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि ये जो भी बॉडी है इस पे क्या हुआ है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एक्सेप्ट किया इसने, इसलिए निगेटिवली चार्ज है। तो आपको या तो बड़ा सर्किल इस तरीके से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से बार बार एरो भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक आपसे कहा ना जाए। तो ये हो गया तुम्हारा कि हाँ हमारा चार्ज है इसको कैसे डिनोट करना। और इस समय अगर आप किसी बॉडी को डॉट के रूप में दिखाते हैं, इसको कहा जाता है पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज, अगर ये छोटा सा आपको पॉइंट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैंने सपोज किसी भी मैंने कोई रॉड लिया जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, है ना, उसको मैंने किसी दूसरी लेंथ के साथ रब किया बच्चों, तो उसमें क्या है, उसमें जो चार्जेस आएंगे वो देखिए पूरे रॉड में होंगे आपके, या तो प्लस के चार्जेस होंगे, या फिर आप कह सकते हैं दूसरी रॉड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं तो वो रॉड कैसे होगी बच्चों, वो माइनस की चार्ज हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे लाइन चार्ज, है ना, इसको हम लाइन चार्ज के नाम से जानेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपका शेप कैसा है। अगर आपको कोई छोटा सा कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, इसको हम पॉइंट चार्ज के नाम से जान सकते हैं। अगर आप दो ग्लास की रॉड को रब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी अपोजिट चार्जेस आएंगे वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज बोलेंगे। उसी तरीके से मान लेते हैं, अगर आपको मैंने कहा कोई प्लेट है, मान लेते कोई ये प्लेट है आपकी, है ना, इस प्लेट को अगर हम दूसरी प्लेट के साथ बच्चों रब कर रहे हैं तो एक प्लेट में कैसा आएगा, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक में कैसा आएगा, एक निगेटिव चार्ज आएगा। इसको कह सकते हैं यहाँ पे कि सरफेस चार्ज, कि सरफेस चार्ज आपका आ गया है। उसी तरीके से अगर आप मैं कह दूं कि कोई स्फीयर्स हैं, दो बड़े बड़े स्फीयर्स हैं बच्चों, इनमें एक में क्या है प्लस का स्फीयर हो गया, एक में माइनस का स्फीयर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज। क्यों, क्योंकि हमारे स्फीयर में एक वॉल्यूम होता है। तो ऐसे चार्ज को हम कई नाम से जान सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज या सरफेस चार्ज या लाइन चार्ज। और स्पेशली अगर कोई छोटी सी जगह पे मैंने चार्ज को रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो ये था छोटा सा आज का वीडियो जिसमें हमने सिर्फ क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैं चार्ज के बारे में सिखाया है आपको। ठीक है, एक लास्ट चीज, वीडियो को एंड करने से पहले क्लास में मैं आपको और सिखा देता हूँ, उसको भी आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे बेसिकली क्या, ये जो हम बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो हम लोग चैप्टर यानी कि यूनिट स्टार्ट किया है, आपको पता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता है दो चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, और दूसरा चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो मैंने चार्ज के डेफिनेशन में आपको बताया है कि चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ओके, व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या है देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम लोगों ने चार्ज सीखा अभी कि हाँ चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी मैटर की जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से होती है। अब मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है बच्चों, इसको हमने पता कि क्यों से हम डिनोट करते हैं, अभी प्लस का नेचर भी हो सकता है और माइनस का नेचर भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको प्लस माइनस ई कर देता हूँ। अगर ये कहीं आपने रखा, किसी जगह पे रखा, किसी मेटल के ऊपर रखा, अगर ये रेस्ट में होता है तो ये बच्चों क्या करता है, रेस्ट में होने से ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर एक और चार्ज इसी तरीके का इसके पास में रखा हो तो अगर आपस में क्लोज रखा होगा तो हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एक चीज और यहाँ पे है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डेवलप कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर हमारा कोई चार्ज रेस्ट में है, वो रेस्ट होने का मतलब होता है कि वो एक ही जगह पे रहेगा और एक ही जगह पे बैठे बैठे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, फोर्स को प्रोड्यूस करेगा और पोटेंशियल को भी वो डेवलप करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आगे जो हम लोग यूनिट सीखेंगे वहां पे, या अगला जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे बच्चों चार्ज हमारा क्या होगा, ये फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज हमारा फ्लो करेगा, और कैसे फ्लो करेगा, वो एक कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी कह दीजिए, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से अगर वो फ्लो कर रहा है तो वो आपको पता है चार्ज है तो उसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक तो होगी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स सब कुछ करेगा, प्लस क्या होगा, वो बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आसपास जनरेट करना स्टार्ट करेगा। तो ये भी चार्ज की खासियत, इसलिए मैंने लिखाया था कि चार्ज है वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पार्टिकल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा कैटेगरी ये आती है कि अगर वही चार्ज जो उन्होंने बेसिक अभी आज सीखा है, वो चार्ज क्या करे, फ्लो करे पहले तो। और फ्लो कैसे करे बेटा, एक्सीलरेटेड, यानी कि उसका वेलोसिटी लगातार चेंज हो, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे मान लीजिए। अगर वो एक्सीलरेटेड फॉर्म में हमारा चार्ज फ्लो करता है तो वो तीनों यहाँ पे चीजें प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और प्लस ईएम वेव भी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेट वाला तो वहाँ पे आप देखेंगे चार्ज हमारा फ्लो करेगा। उसके अलावा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो चार्ज है एक्सेलरेट करेगा, उससे नई नई
वेव्स हमारी जनरेट होती हैं। तो ये चार्ज के बिहेवियर के वजह से हमारा जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है या चैप्टर के नियम डिवाइड किए गए हैं, उसका ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीधा मतलब है कि चार्ज हमारा इस पूरे यूनिट में क्या होगा, रेस्ट में होगा, और रेस्ट वाले चार्ज को ही हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये चीज आपको मैंने जो सिखाया, ये चीज एकदम ध्यान देना। पूरे चैप्टर में फर्स्ट लेसन में, सेकंड लेसन, जितने भी टॉपिक होंगे सब आप देखोगे कि चार्ज हमारे क्या होंगे, रेस्ट में ही होंगे। और चार्ज जो डिपेंड करता है किस बॉडी को आपने दिया, उसी तरीके का उसका नाम होगा। अगर एक छोटी सी जगह पे रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। अगर किसी लाइन को मैंने दिया है, यानी कि दो प्लेटों, सॉरी, दो मैंने वायर्स को रब किया है, रॉड को, वो क्या हो जाएगा हमारा लाइन चार्ज। और अगर मैंने किसी सरफेस में दिया तो सरफेस चार्ज। अगर किसी वॉल्यूम में दिया है या सिलेंडर में दिया है जिसके बाद वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या मानेंगे, वॉल्यूम चार्ज हम मान सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कैसे उसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो आप छोटे सर्कल में इसको अंदर लिख सकते हैं प्लस या माइनस, और उसके बाद उसका एरोज दिखा करके उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना है तो ले लीजिए कि हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखना है, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी मैंने लिखा है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। और इसका रीजन क्या होता है, चार्ज यानी बॉडी का अट्रैक्शन या रिपल्सन का, तो मैंने बताया ये मॉडर्न थ्योरी है। और आपकी पुरानी थ्योरी में मैंने बताया कि हाँ कैसे शुरुआत हुई, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, किसने इसके बारे में बताया, किसने नाम बताया, सारी चीजें बच्चों मैंने बताया। तो अभी मैंने सिर्फ क्या बताया आपको, मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि हाँ हमारा जो भी है यहाँ पे चार्ज। ठीक है, तो अगले वीडियो में बच्चों में यहाँ पे आज का जो मेरा टॉपिक था, मैंने आपको सिर्फ चार्ज के बारे में बेसिक समझाया हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी सीखेंगे। और प्रॉपर्टी में आपको पता है सारी प्रॉपर्टी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। स्पेशली जो आपका सेकंड टॉपिक था सिलेबस में ही मैंने आपको दिखाया हुआ था, उसमें था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो उसके बारे में भी हम सीखेंगे। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में भी हम सीखेंगे। तो ये जो आज का लेक्चर था बच्चों, ये आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि चार्ज की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्या है, और कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या नाम से हम जानते हैं उनको, और आगे हम उनका डायग्राम कैसे बनाएंगे। लेकिन कल के हम यानी कि अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, न्यूमेरिकल किस तरीके का होता है वो सारा हम सीखेंगे। तो प्लीज अगर वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।